तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर में, ये हमारा डे 15 होने वाला होगा, लेकिन इसको हम 2 सीरीज में समाप्त करेंगे क्योंकि काफी प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? तो मध्यकाल में सूफी आंदोलन, स्वतंत्र प्रांतीय राज, मराठों का उत्कर्ष, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन जो आपके समक्ष रहा ये है, इसको जरा आप लोग ध्यान दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, फिरदौसी संप्रदाय का मैच करना है और सोहरावर्दी का भी मैच करना है, नक्शबंदी का भी मैच करना है और चिश्ती संप्रदाय को भी मैच करना है। ठीक है, इधर आपका संप्रदाय दिया हुआ, इधर आपका संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, तो फिरदौसी की बात करेंगे तो फिरदौसी का हो जाएगा बदरुद्दीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बदरुद्दीन की बात करें फिरदौसी की हो जाएंगे। सोहरावर्दी की बात करेंगे तो नाम में ही लगा हुआ है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ठीक है, और नक्शबंदी की बात करेंगे तो नक्शबंदी का क्या हो जाएंगे, एक मिनट जरा पेन का वो कर लेता हूँ। चिश्ती की बात करेंगे तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। नक्शबंदी की ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। हो गया ये मैच। चलिए यहाँ पे एक बार सबको हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए बताइए, चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर का नाम बताइए। क्या है इनके संस्थापक का नाम चिश्ती के? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी की बात करेंगे तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है। कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, कादरी के कौन है तो क्या बताएंगे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, सतारी के बात करेंगे तो सतारी क्या है? शाह अब्दुल सतारी। शाह अब्दुल सतारी की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो ध्यान में रखिएगा, किसका हो जाएंगे? तो सतारी के हो जाएंगे। फिरदौसी की बात करेंगे तो बदरुद्दीन साहब की बात करेंगे, ये आपके क्या है? फिरदौसी के है। ठीक है, नक्शबंदी की बात करें, ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बात करेंगे तो ये आपके किसके फाउंडर है? तो ये आपके नक्शबंदी के होंगे। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। उनकी गतिविधियों का केंद्र अजमेर था। इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे ही प्रश्न की बात करेंगे, सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले संत में से थे। ठीक है, इन्होंने भारत में कौन सी परंपरा की नींव रखी थी? चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। ठीक है, इनके दरगाह आपको कहाँ पे मिलेगा? अजमेर में मिलेगा, और इन्हीं के नाम से अजमेर शरीफ भी नाम पड़ा। ठीक है, मतलब देखेंगे रिस्पेक्ट के तौर पे, मतलब शरीफ लगा दिया जाता था। पहले तो अजय राज के द्वारा बसाया गया केवल अजमेर था, लेकिन बाद में इसे शरीफ जोड़ दिया गया। तो इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अजमेर में था। इनको क्या कहते हैं? गरीब ए नवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब ए नवाज। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में उपयुक्त सभी कथन सही है। इस परंपरा के भारत में अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है, नारनौल में, झांसी में, सखर में, बदायूं में और नागौर में थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में कौन थे? इनका नाम जरा ध्यान में रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। ठीक है, हाँ, बख्तियार काकी की बात करेंगे। ये किनके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनके यादों में क्या बनाया गया है? तो आपके क्या बने? कुतुब मीनार। बिल्कुल ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें, इन्हीं की यादों में बनाया गया है। उसके बाद बात करें, बाबा फरीद भी थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी थे। ठीक है, तो बाबा फरीद का भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप चिश्ती संप्रदाय में ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। फिर उनके शिष्य कौन? बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के शिष्य कौन होंगे? बाबा फरीद, मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा? बाबा फरीद। ठीक है, अब बाबा फरीद हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबा फरीद के 2 मशहूर संत होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो सबसे ख्वाजा बख्तियार काकी याद रखिए, उसके बाद बाबा फरीद। ठीक है, और बाबा फरीद के बाद क्या हो जाएंगे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बख्तियार काकी की बात करेंगे तो किनके शिष्य थे? तो मुहिद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुहिद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा बख्तियार काकी के बाबा फरीद होंगे। अब बाबा फरीद के क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जो केंद्र जो होगा कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, इनके कुछ सुल्तानों के साथ क्या होंगे? औलिया साहब के मतभेद रहते हैं। जैसे मतभेद की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के साथ मतभेद थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनके मतभेद थे। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते हैं? महमूद इलाही, और सुल्तान उल औलिया की भी उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे? मुहिद्दीन चिश्ती के शिष्य की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है बख्तियार काकी साहब। बख्तियार काकी साहब का शिष्य बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो शिष्य जो होंगे, प्रमुख शिष्य और भी थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर भी थे,
लेकिन उनको भूलिए, इतना याद भी आप नहीं रख सकते हो। निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते थे? महबूबे इलाही कहते थे। क्या कहते थे इनको? महबूबे इलाही कहते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इनका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये महबूबे इलाही से भी, मतलब निजामुद्दीन औलिया से भी अमीर खुसरो को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय पुराने शिष्य अमीर खुसरो थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो के, ठीक है, तुर्क अल्लाह कहकर संबोधित किया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को संगीत में रुचि नहीं थी। बंगाल में चिश्तिया परंपरा का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया। इन्हें आखिरी सिराज कहा जाता है। तो कौन सा कथन की बात करेंगे असत्य है, तो ध्यान में रखिएगा। तो असत्य कथन की बात करेंगे तो सी की बात करेंगे गलत है, क्योंकि कोई सूफी संत होगा और हम ये कहे से सूफी संत को, ठीक है, संगीत में इंटरेस्ट नहीं था, तो ये कहना क्या होगा? गलत होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जरा संत का क्रम बताइए। यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया है। शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे मतलब प्रिय शिष्य कौन थे? क्या नाम था इनका? नहीं, उल्टे बना दिया ना। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन होंगे? बख्तियार काकी। क्या होंगे? कैसे बताया था? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जरा इस डाटा को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ऐसे गलती होता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य? बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी किसके सीखे थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य होंगे वो कौन होगा? अमीर खुसरो उनमें से एक थे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले में चिश्ती आएगा, उसके बाद काकी, फिर काकी के बाद चिश्ती के बाद काकी के बाद औलिया, औलिया के बाद खुसरो, ठीक है। चिश्ती, काकी, औलिया, खुसरो, ठीक है। अब बात फरीद, हाँ फरीद, सॉरी फरीद बीच में रह गए थे। काकी के बाद फरीद आएगा, फिर मतलब क्या है सर? पहले चिश्ती, उसके बाद काकी, काकी के बाद फरीद, ठीक है, ठीक है, अमीर खुसरो। बिल्कुल, हाँ ठीक है। ये पांचों का सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। अब यहाँ पे शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत में क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, ठीक है, कहाँ पे मतलब चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो दक्षिण भारत में की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनका केंद्र क्या था? तो दौलताबाद को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था, ठीक है। तो चिश्ती परंपरा के संतों में हिंदू मुस्लिम के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव का कड़ा विरोध किया। ये संत दोनों धर्मों के लोगों को समान भाव से पूजनीय थे। बुरहानपुर के एक सूफी संत सैयद मोहम्मद गेसुद राजा को बंदा नवाज भी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संगीत से इनको लगाव था, ऐसा नहीं कि संगीत से दूर भागते थे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था? तो सिंध एवं मुल्तान, ठीक है। सिंध और मुल्तान की बात करेंगे, ठीक है। सुहरावर्दी उतना ज्यादा पॉपुलर भारत में नहीं था। हालांकि इन्होंने केंद्र कहाँ पे बनाया था? जस्ट हम लोग देखें ना, इन लोग का मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो भारत के सटे हुए इलाके थे। भारत में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, ठीक है, जितना कि चिश्ती भारत में पॉपुलर हुआ। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो क्या था? सिंध एवं मुल्तान था। इस संघ की स्थापना किसने की थी? शेख सिहाउद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। किंतु 1262 में इसने सुदृढ़ संचालन के शहर, ठीक है, बदरुद्दीन जकारिया को जाता है, ठीक है, जिन्होंने मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना की। यह संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के विपरीत राज्य संरक्षण को स्वीकार किया था। ये ध्यान रखेंगे। चिश्ती वालों ने क्या किया था? राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं किया, से भागते रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? राज्य के संरक्षण को क्या किया था? स्वीकार किया था। 1 मिनट में कॉल ले रहा हूँ, रुकिएगा जरा। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का संरक्षण को किसने स्वीकार किया, तो क्या बताएंगे? सुहरावर्दी वालों ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था, और ये चिश्ती वालों ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एवं नगद धनराशि के रूप में अनुदान प्राप्त किया, ठीक है। अयूबजीद अल बिस्तागी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की, ठीक है। तो सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान में रखना आपको, अयूबजीद अल बिस्तगागी, ठीक है। शेख अब्दुल्ला इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। इसका मुख्य केंद्र बिहार था, ठीक है। तो सतारी का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो आपका बिहार हुआ करता था, ठीक है। कादरी सिलसिले के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। इसकी स्थापना सैयद अबुल कादरी अल जिलानी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अबुल कादरी अल जिलानी ने की थी।
भारत में इस सिलसिले का प्रतीक मोहम्मद गौस था। ठीक है, तो बताना कौन सा कथन सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब आते कादरी सिलसिले के फाउंडर की बात करते हैं। ठीक है, तो कादरी में एक दिक्कत क्या था ना, ये जो गाने बजाने के विरोधी हुआ करते थे। ठीक है, कादरी की स्थापना किसने किया था? कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादिर अली जिलानी ने किया था। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। अब भारत में इस सिलसिले के प्रतीक कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। कौन थे भारत में? कौन थे? तो मोहम्मद गौस का ध्यान रखिएगा। कादरी सिलसिले से प्रश्न क्या आता है? दारा सिखों किस सिलसिले का मतलब अनुनायी था? तो ध्यान रखिए कादरी का था। ठीक है, अब पूछेगा दारा सिखों कादरी सिलसिले में किस संत का शिष्य था? तो ध्यान रखिएगा मुल्ला शाह बदरूसी का शिष्य था। किसका था? मुल्ला शाह बदरूसी का शिष्य था। ये कादरी सिलसिले का जो फाउंडर जो मोहम्मद गौस जो थे, मतलब प्रतीक के तौर पे, ठीक है, हालांकि स्थापना था सैयद अबुल कादिर अली जिलानी किया था। ये जो थे गाने बजाने का मतलब क्या करते थे? विरोधी करते थे, जो कि बहुत कम ही देखा जाता सूफियों में। ज्यादातर लोग जो थे गाने बजाने के क्या करते? समर्थन करने वाले थे। ये हरे रंग की पगड़ियां पहनते थे, इसको ध्यान में रखेगा। और दारा सिखो इसी सिलसिले से क्या करते थे? संबंध रखते थे। ठीक है, अब आते नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी स्थापना ख्वाजा उब्दुल्लाह ने की थी। बिल्कुल, नक्शबंदी का जो फाउंडर जो था, इसका नाम था ख्वाजा उब्दुल्लाह। ये सही है। क्या नाम है? ख्वाजा उबैदुल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, ख्वाजा उबैदुल्लाह था। बाकी बिल्ला तो नक्शबंदी का उसका फाउंडर था ना। क्या नाम है बाकी बिल्ला का? एक मिनट। बाकी बिल्ला इसका फाउंडर था सर। बगदाद में इसका नक्शबंदी का ये भी थे, बाकी बिल्ला भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो सकता है इसी का नाम हो। ठीक है, अब यहाँ पे नक्शबंदी का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब भारत में इस सिलसिले का प्रचार अकबर के समकालीन शेख अहमद सिरहिंदी ने किया था। किसने किया था? तो ये बाहर के थे, बाहर में इन्होंने नींव रखी थी। अब भारत में अगर बात करेंगे इसके प्रचार का श्रेय किसे जाता है, तो शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे, तो इसको गलत लिया है। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे, तो ये आपका सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम महान संत, ठीक है, अंतिम महान विख्यात संत थे। उन्होंने एक अलग मत इल्मे इलाही मुहम्मदी चलाया था। इस संप्रदाय के लोगों को नक्शबंदी इसलिए कहा गया कि ये लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरते थे। अब बात करेंगे औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र शेख मासूम का शिष्य था। तो औरंगजेब था नक्शबंदी से जुड़ा हुआ था। और दारा सिखों की बात करेंगे तो किससे जुड़ा हुआ था? तो कादरी से जुड़ा हुआ था। याद रहेगा, औरंगजेब किससे जुड़ा हुआ था? नक्शबंदी से। ठीक है, नहीं, औरंगजेब नक्शबंदी से। ठीक है, दारा सिखों किससे जुड़ा हुआ था? तो कादरी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब म्यूजिक का विरोध कौन करता था? नक्शबंदी वाला करता था कि कादरी वाला करता? ठीक है, नहीं, कादरी। ठीक है, म्यूजिक का विरोधी कौन था? कादरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, औरंगजेब जो पहनता था औरंगजेब भी म्यूजिक का विरोधी था, लेकिन उसका संप्रदाय नहीं, कादरी जो था दारा सिखों का, वो संप्रदाय जो था म्यूजिक का विरोधी था। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किस सिलसिले का प्रमुख केंद्र बिहार था? तो बिहार सतारी का भी हुआ करता था, फिरदौसी का भी बिहार प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इस सिलसिले के संस्थापक की बात करेंगे तो सफेदुन बखरजी थे, लेकिन भारत में नहीं, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मध्य एशिया में। इस सिलसिला का सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी तथा भारत में इसका प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे बिहार हुआ करता था। ठीक है, प्रमुख संत की बात करेंगे बहरुद्दीन क्या लगेगा समरगंजी। ठीक है, अहमद यहिया मनेरी आदि इस सिलसिले के प्रमुख केंद्र थे। तो फिरदौसी सिलसिले के मनेरी की बात करेंगे तो पटना मनेर आपको पता है ना, इसी से पॉपुलर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना इसका फदरुद्दीन गज शंकर का। ठीक है, बाबा फरीद ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उनका भी है। यहाँ पे फदरुद्दीन गज शंकर। ठीक है, बाबा फरीद का भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही भी नहीं है। ठीक है, बाबा फरीद जिन्हें शेख बदरुद्दीन गज शंकर भी कहा जाता था, उन्हीं का निकनेम है, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, पता ही होगा, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत है। और भी कुछ लोगों का है ना इसमें, क्या नाम इसका, ये जो आपका आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के अलावा भी और कुछ लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ। बाबा फरीद हो गए, कबीर के भी आई थिंक कबीर के भी है, और मीराबाई का भी है। हाँ, कुछ संत, 3-4 संत का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इनका गज शंकर की बात करें, शेख फरीउद्दीन गज शंकर, बाबा फरीद का ही नाम है, याद रखिएगा, भूल जाता हूं मैं भी, ठीक है। और ये किनके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। बाबा फरीद की बात किस सिलसिले के थे? तो चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण शेख निजामुद्दीन चिश्ती के संत की बात करेंगे तो काकी साहब थे, वो भी चिश्ती सिलसिले थे। उसके बाद कौन आ जाएंगे, क्या नाम है इनका? बाबा फरीद आ जाएंगे, तो ये भी चिश्ती सिलसिले के थे। बाबा फरीद ने अजोधन पंजाब में अपना निवास स्थान बनाया था। कहाँ पे? अजोधन में, ठीक है। और बाबा फरीद के कुछ उपदेश की पंक्तियों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी संकलित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया भक्ति आंदोलन। अब हम लोग आते हैं सूफी आंदोलन के बाद भक्ति आंदोलन पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों ने मतलब क्या कि म्यूजिक को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया, और इस म्यूजिक के माध्यम से क्या करते थे, मतलब भगवान को करीब लाने की कोशिश ये लोग करते थे, ठीक है। बात करेंगे भक्ति आंदोलन के संबंध में, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय भक्ति आंदोलन में किसी रामानंद जी को दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने जातिवाद पे कड़ा प्रहार किया था। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। रामानंद की बात करें, रामानुज पीढ़ी के अंतिम संत थे। उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पे कड़ा प्रहार किया। उनके शिष्यों में बात करें, रामानंद के शिष्यों में कबीर की बात करेंगे तो जुलाहा थे। जुलाहा समझते हैं क्या होता है? कपड़ा बुनकर को जुलाहा कहते हैं, ठीक है, जो कपड़ा बीन कर अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है, दर्जी समझ लीजिए, ठीक है। एक सेना की बात करें, सेना नाई हुआ करता था। रैदास की बात करेंगे तो रैदास जो थे आपके चमार थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने रामानंद साहब ने अपना उपदेश हिंदी में दिया, ठीक है, हिंदी में दिया। रामानंद क्या थे? तो रामानंद वैष्णव संत थे। इन्होंने अपने उपदेश को किसमें दिया था? तो हिंदी में दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में हुआ था। जगह का नाम पता है वाराणसी में कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? तालाब के पास हुआ था ना इनका। बनारसी के, वाराणसी का बहुत सुंदर कोई जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। हाँ, एक तालाब के पास ही, मतलब इनके माता पिता कोई और थे, इनको वहां पे पड़ा हुआ मिला था। क्या नाम था? नीरू नाम की दंपति को, नीरू नाम के दंपति को, तालाब था, उसी के पास में इनको पाया गया था। अच्छा, नीरू और नीमा। हाँ, नीरू और नीमा, वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम था? नीरू और नीमा, दोनों को दोनों क्या थे? दंपति थे, नीरू और नीमा, ठीक है। ये मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। इनका लालन पालन न तो मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ, न तो हिंदू रीति रिवाज से, ये दोनों को मानते थे, ठीक है। मतलब इन्होंने अपनी चीजों के इनके ऊपर थोपने का काम नहीं किया, ठीक है। उनकी ख्याति एक महान समाज सुधारक के रूप में थी। उन्होंने बहुदेव बाद में आस्था व्यक्ति नहीं, एक ईश्वर में इन्होंने आस्था व्यक्त की, बहुदेव बाद में आस्था नहीं व्यक्त की थी, ठीक है। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एक ईश्वर, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य मूल सूरत गोपाल थे, मूल सूरत गोपाल थे, ठीक। कबीर के नाम से राम रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर का रूप माना गया है, ठीक है। इन निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, ठीक है। इनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, क्योंकि इनको दोनों का बीच का करीब माना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कबीर के प्रमुख रचनाओं का ध्यान में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बीजक में संकलित है, ध्यान में रखिएगा। उपदेश का संग्रह क्या बीजक है। शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, होली हो गया, रेखताल हो गया और साखी हो गया। एक कबीर की प्रमुख रचना है, हालांकि प्रश्न आपको बीजक से आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग गुरु नानक जी के बारे में भी पढ़ लेते। इनका जन्म की बात करेंगे तो पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में 1469 में हुआ। गांधी जी से 400 वर्ष बड़े थे, ठीक है। इन्होंने 1499 में सुल्तानपुर के निकट, ठीक है, कालीबेन नदी के किनारे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी? तो कालीबेन नदी के किनारे, ठीक है। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे, तो गलत हो जाएगा, निर्गुण हो जाएंगे, ठीक है। बात करें, इन्होंने बाबर से संबंधित बाबर बानी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका सही है, बाबर के समकालीन थे, अकबर के भी समकालीन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। गुरु नानक देव निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। गुरु नानक के समकालीन कबीर दास एवं चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। तो कबीर दास भी थे और साथ में चैतन्य महाप्रभु भी थे, ठीक है। इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद आदि की आलोचना की। उनका दृष्टिकोण विशाल मानवतावादी था। उनके उपदेशों को सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया गया? संकलित किया गया है, ठीक है।
सूफीवाद के 10 अवस्थाओं को जानकारी देने वाला ग्रंथ दास नुकामी की रचना भी गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई है। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के समर्थक चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने किस भक्ति पे जोर दिया था? तो कृष्ण भक्ति पे जोर दिया था। कीर्तन लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु। क्या लेकर आए थे? कीर्तन। कीर्तन आप लोगों ने किया है? ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन लेकर आए थे। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति पर, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो श्री कृष्ण की भक्ति पर विशेष जोर दिया। सगुण भक्ति के क्या थे? समर्थक थे। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, उपासना आदि को महत्व दिया। ठीक है। तो कीर्तन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या बताएंगे कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाएगा तो तुकाराम का ध्यान में रखेगा। असम में अगर पूछा जाएगा तो शंकर देव का नाम याद रखेगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आए थे? रामानंद लेकर आए। ठीक है। दक्षिण भारत में क्या थे? रामानुज थे। ठीक है। तो ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की, साथ ही संकीर्तन प्रथा को भी इन्होंने जन्म दिया। उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य के अनुयायी उन्हें श्री कृष्ण या विष्णु का अवतार भी मानते तथा गौरी महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कहते। क्या बोलते हैं? गौरी नहीं रहता एग्जाम में, क्या रहेगा? गौरांग। क्या रहेगा? गौरांग महाप्रभु रहता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते थे। सगुण उपासना की चैतन्य के अलावा बल्लभ, तुलसी एवं मीरा ने भी अपनाया था। ठीक है। तो सगुण की बात करेंगे तो कौन? चैतन्य के अलावा बल्लभ, तुलसीदास और साथ में मीरा जी ने भी अपनाया था। ठीक है। अब आते भक्ति आंदोलन के संतों का कौन सा क्रम की बात करेंगे सही है? तो सबसे पहले रामानंद के बाद कबीर साहब होंगे। कबीर की बात करेंगे गुरु नानक के बाद चैतन्य महाप्रभु। ठीक। कबीर किसके समकालीन थे? तो क्या बताएंगे? कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। गुरु नानक की बात करेंगे तो बाबर के समकालीन कह सकते हो आप। ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाबर का जन्म की बात करें कब हुआ था? 1483 में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। ठीक है। तो रामानंद की बात करेंगे तो इनका जन्म 1356 में कहाँ पे हुआ? प्रयाग में हुआ था। कबीर जी की बात करें, देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है। कबीर जी की बात करेंगे तो 1400, कबीर किनके समकालीन थे? 1540 हो जाएंगे ना? सिकंदर लोदी 1540 ना कि 1440? जी सर, 1540 होना चाहिए। 1540 होना चाहिए नहीं। और गुरु नानक की बात करेंगे तो 1540 नहीं होगा, 1440 होगा। 1440 होगा। ठीक है। और यहाँ पे गुरु नानक की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम पंजाब में 1440 होगा तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन कैसे होगा? उस समय तो बाबर भी नहीं आया हुआ था। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। तो ये 10 साल का बच्चा थोड़ी ना रहा होगा। ठीक है। इसमें तो 40-50 साल इसकी एज रही होगी ना। अब तो क्या, तो 50 साल एज नहीं रहा होगा सिकंदर लोदी के जिस समय इसने 15 आगरा के शहर की स्थापना की होगी। तो अरे 50 साल नहीं रहा होगा, 40 से रहा होगा, तो क्या नहीं हो सकता। और चैतन्य की बात करेंगे तो ध्यान रखें बंगाल में 1486 में। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सब 1400। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख संत एवं उनके मतों का कौन सा जोड़ा बेमल है? ठीक है। तो शंकराचार्य की बात करेंगे अद्वैतवाद, ठीक है। ये निम्बकाचार्य की बात करेंगे तो द्वैताद्वैतवाद के थे। ठीक है। तो ये गलत हो जाएंगे ना आपके। ठीक है। माधवाचार्य की बात करेंगे द्वैतवाद के होंगे। बल्लभाचार्य की बात करेंगे सुधा द्वैतवाद के होंगे। आज तक हमको याद नहीं हुआ है। ठीक है। मुझे अभी तक याद नहीं है। ठीक है। अंदाज से बना देते ऑप्शन को छाट के। ठीक है। लेकिन भास्कर भेदा भेद और नींबू को 2 भाग में तोड़ते हैं सर। हो गया। तो आपका भास्कराचार्य में भी वो सूत्र काम लगने वाला है। ठीक है। आगे में नहीं लगेगा। तो भास्कराचार्य जी का तो आसान है, जैसा कि इन्होंने बताया भाई भाव से होता है तो भेदवाद है। ठीक है। निम्बाकाचार्य को क्या कह रहे थे? नींबू के 2 भाग में तोड़ रहे थे, तो द्वैताद्वैतवाद। ठीक है। कबीरदास जो थे, कबीरदास के थे विशुद्ध थे। ठीक है। मतलब किसी भी तरह का भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो उसको विशुद्धतम रूप थे, तो विशुद्ध द्वैतवाद के थे। चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे तो इनको अचिंत्य भेदभाव और संकीर्तन के फाउंडर में इनको माना जाता था। ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। मतलब ये भगवान की भक्ति में लीन थे तो इनको कोई चिंता नहीं थी। कृष्ण के भक्ति में लीन थे तो अचिंत्य हो जाए। अब आते शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, बल्लभाचार्य जी।
चलिए, सब किस संप्रदाय के थे बताइए, ठीक है। तो बात करेंगे ए का क्या है, थीन, शंकराचार्य का स्मृति संप्रदाय, रामानुचार्य जी का श्री संप्रदाय के थे, निम्बाकाचार्य की बात करेंगे तो सनक संप्रदाय के थे, अब वल्लभाचार्य जी की बात करेंगे तो रुद्र संप्रदाय के थे। मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, एक आपका क्या है, सही है, याद कर लीजिए जरा इसको, ठीक है। शंकराचार्य जी की बात करेंगे स्मृति संप्रदाय के थे, रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो श्री संप्रदाय के थे, निम्बाकाचार्य जी की बात करेंगे तो सनक संप्रदाय के थे, वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय थे, कबीर दास का अपना एक कबीरपंथी थे, ठीक है। माधवाचार्य की बात करेंगे तो ब्रह्म संप्रदाय के थे, और तुकाराम की बात करेंगे वारकरी संप्रदाय के थे। ये महाराष्ट्र से आते थे, कहां से आते थे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का श्रेय की बात करेंगे तो तुकाराम जी को ही जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है कौन सा एक संत महाराष्ट्र के भक्ति संत नहीं थे, तो नामदेव, तुकाराम और रामदास थे। कौन थे, रामानुज साहब नहीं थे, क्योंकि ये दक्षिण भारत से आए थे, और दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। अगर कोई प्रश्न अगर आपसे ये पूछे तो क्या बताओगे, सिंपल बताना से भक्ति आंदोलन की शुरुआत तो दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसका था, तो रामानुज जी को ये श्रेय जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो इनका जन्म की बात करेंगे तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था, ध्यान में रखना है। और इनका दार्शनिक मत की बात करेंगे तो विशिष्टाद्वैतवाद था, ठीक। क्या था इनका दार्शनिक मत, इनका दार्शनिक विशिष्टाद्वैतवाद था, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। इन्होंने हिंदी में लोगों को उपदेश देना शुरू किया था। इनकी माता का नाम कांति देवी, पिता का नाम असुर केशव शोभथनी थे, ठीक है, शोभथनी थे, ठीक है। अन्य सभी संत की बात करेंगे महाराष्ट्र से, तुकाराम, नामदेव, रामदेव जी सबके सब क्या थे, महाराष्ट्र से। अब बताएंगे, ठीक है। सिख संप्रदाय के निम्नलिखित गुरुओं एवं उनके कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमल है, तो गुरु अंगद की बात करेंगे तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अंगद की बात करेंगे तो गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ही थे, इनको लहना के नाम से जानते थे। लहना था ना, लहना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो गुरु अर्जुन देव अमृतसर के संस्थापक नहीं है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। क्या चीज की स्थापना की थी, स्वर्ण मंदिर के अंदर। क्या जिस समय स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी उसका रंग और कलर वैसा ही था क्या, कि अलग था? स्वर्ण मंदिर के जिस समय स्थापना होता है तो उस समय वो सोना का था ही नहीं, ठीक है। उसको सोना का परत चढ़ाने का काम किसने किया, महाराणा रंजीत सिंह ने। किसने किया था, तो महाराणा रंजीत सिंह ने किया था, क्योंकि रंजीत सिंह की दो राजधानी थी, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे थी, तो ध्यान रखें। धार्मिक राजधानी की बात करें कहाँ पे थी, कहाँ पे थी, अरे अमृतसर धार्मिक राजधानी था, इतना क्या सोचना है, ठीक है। अमृतसर उनकी धार्मिक राजधानी थी। प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो लाहौर थी, ठीक है। गुरु हरगोविंद की बात करेंगे तो अकाल तख्त की स्थापना की थी। इन्होंने मतलब सेना को गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और यहाँ पे अन्य धर्मों का जो ईश्वर जो होता है ना, उनसे गुरुओं का स्थान सिख धर्म में ऊंचा माना गया है, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो गलत कौन हो जाए, अमृतसर के संस्थापक का नाम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गलत है, ठीक है। ये गुरु गोविंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गुरु हरगोविंद होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ क्या, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था ना, मेरा अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, शायद हरगोविंद सिंह ने किया था। उन्होंने सिख जाति को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया था, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब हरगोविंद होना चाहिए, क्योंकि हरगोविंद साहब ने क्या किया था, क्योंकि इनके पिता जो थे ना, उनके पिता जो थे तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर थे, नहीं तेग बहादुर नहीं, क्या नाम था, तेग बहादुर से पहले कौन थे, अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या जो थी, ठीक है, किसने करवा दी थी, किसने करवा दी थी, ये जहांगीर ने करवा दी थी, ठीक है। तो अपने पिता की हत्या के बाद इन्होंने सिख जाति को मतलब क्या किया, मिसल जाति में मतलब लड़ाकू जाति में इन्होंने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। उनके बाद आएंगे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर की भी हत्या किसने करवा दी, तो औरंगजेब ने करवा दी, ठीक है। तो उनके बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में 1699 आई थी, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। हाँ वही, मैं मुझे डेट याद नहीं रहा था, डेट आप लोग याद रखें, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी,
रामदेस ने अमृतसर की स्थापना रामदास जी ने की थी, ठीक है। हरगोविंद जी ने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक देव जी का क्या बताएंगे आप लोग? 1469 में। मैंने बोला ना, गांधी जी से 400 वर्ष बड़े थे, तलवंडी में, ठीक है। हाँ, 1400। मीराबाई के इष्ट देव कौन थे? मीराबाई के इष्ट देव की बात करेंगे तो श्री कृष्ण जी थे, ठीक है। और जब इनके पति का मृत्यु हो जाता है, भोजराज से इनकी विवाह हुई थी, राणा संगा के पुत्र भोजराज से इनकी विवाह हुई, तो श्री कृष्ण को पति और मतलब प्रेमी के रूप में इन्होंने पूजना शुरू किया था, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल वाला गाना आपने सुना हो ना, मीराबाई की चाहिए, ठीक है। मीराबाई के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। मीराबाई का जन्म 1498 में, ठीक है, मेवाड़ जिले के कुदकी नागक में हुआ था, ठीक है। वह सिसोदिया वंश की थी, और सिसोदिया वंश के ही राणा संगा के पुत्र भोजराज से उनकी मृत्यु होती है, लेकिन काफी कम समय दोनों साथ गुजारते हैं। उनके बाद भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है, तो श्री कृष्ण को पति और प्रेमिका के रूप में पूजना शुरू कर देती है और घर को यह त्याग देती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। किसके शासनकाल में की थी? पहले आप हमें ये बताओ, किसके शासनकाल में? ठीक है, तो ध्यान में रखें, किसके शासन? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, अकबर के शासन काल में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये आपको किस में है? तो अवधि में है, ठीक है, किसमें है? अवधि में है, ठीक है, अवधि की बात करेंगे, इसमें किया गया था, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की थी। तुलसीदास जी का जन्म की बात करेंगे तो 1523 में कहाँ पे? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, गांव का नाम राजापुर, ठीक है। अकबर के समकालीन थे, ठीक है। ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते थे। अपना इष्ट देव किसे माना था? तो श्री राम प्रभु को माने थे, ठीक है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ वैराग्य है, संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है। जितना भी ध्यान में रखेंगे ना, ये बलि वाला इन्हीं का है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे विनय पत्रिका, ठीक है। तो विनय पत्रिका किनका है? तुलसीदास जी का, ठीक है। अब आता है क्या जी सर, तुलसीदास का ही है। हाँ, महात्मा गांधी के प्रिय वैष्णव जन के तेनो कहिए पीर पराई, ठीक है, गाना आप लोगों ने सुना होगा। कि गुजरात के एक संत हुआ करते, ठीक है, तो किनका नाम था? नरसिंह मेहता, ठीक है, जरूर जाकर सुनिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बड़ा सुकून मिलता है सुनने में, ठीक है। ये गुजरात के एक संत थे नरसिंह मेहता, ठीक है, उनका ये गाना था, संगीत था, बड़ा इनको पसंद था। इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का चिंतन करते हुए गुजराती में गीतों का भी क्या क्या रचना की है, ठीक है। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कहाँ से आएंगे चैतन्य महाप्रभु? अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले पढ़ा था। कहाँ से आएंगे चैतन्य महाप्रभु? तो बंगाल से। यहाँ पर तुकाराम साहब कहाँ से आएंगे? महाराष्ट्र से आएंगे, ठीक है। तुकाराम महाराज। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब हम आते हैं शंकराचार्य जी की बात करेंगे तो केरल से आते हैं, ठीक है। और रामानंद जी कहाँ से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश से, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तुकाराम साहब महाराष्ट्र से थे, रामानंद जी उत्तर प्रदेश से थे, शंकराचार्य जी केरल में थे, और ये चैतन्य महाप्रभु की बात करें बंगाल से। शंकराचार्य जी ने क्या किया था? तो चारों दिशा में चार मठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो बताइए, उत्तर में जो मठ जो था, कहाँ पे था उत्तर में मठ? ठीक है, तो उत्तराखंड के जोशी मठ में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जोशी मठ में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में कहाँ पे था? पूर्व में द्वारका। पूर्व में द्वारका नहीं है, पश्चिम में द्वारका होगा, ठीक है। क्या होगा? वेस्ट में द्वारका है, ठीक है, ठीक है, ये पुरी में हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं साउथ में बात करेंगे तो साउथ में कहाँ पे? श्रृंगेरी है, श्री उसी को शारदा भी कहते हैं, श्रृंगेरी भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो आपको कर्नाटक में है, ठीक है। अब वेस्ट में की बात करेंगे द्वारका में, वही द्वारका जहाँ पे श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाया गया शहर का द्वारका, ध्यान में रखें, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना राजधानी द्वारका ले जाते हैं, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, जो प्रश्न जो मैं पूछ रहा तो वो आ ही गया। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित कौन सा जोरा बेमेल है? हमको लगता है ना, हम किसी किताब में ना जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसी सीरीज में छाप दिए हुआ है, ठीक है, लगता है कहीं से पढ़ा हुआ है। ज्योतिष पीठ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ में है, ठीक है, जोशीमठ जिला पड़ता है, बद्रीनाथ कहते हैं, ठीक है। गोवर्धन पीठ आपको पुरी में आपको दिखेगा। शारदा पीठ की बात करेंगे तो कन्याकुमारी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, सॉरी, ये कन्याकुमारी में नहीं है, ठीक है। शारदा पीठ कहाँ पे है आपको? ठीक है, तो ध्यान रखें, गुजरात में है, ठीक है, द्वारका गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ये पश्चिम में है, ठीक है,
अच्छा, श्रृंगेरी की बात करेंगे तो मैसूर में, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शारदा पीठ गुजरात में स्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ ओडिशा एवं श्रृंगेरी पीठ की बात, गोवर्धन पीठ ओडिशा पुरी में है, बिल्कुल ठीक है, पुरी ओडिशा। श्रृंगेरी पीठ की बात करें, कर्नाटक राज्य में क्या है, स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो क्या है ना, से थोड़ा सा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य से, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, जब भी मतलब दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है तो बहुत सारे प्रांतीय राज्य आपको देखने को मिलेंगे, या फिर सेंटर जब भी कमजोर होता है तो क्या होता है, प्रांतीय राज्य का मतलब क्या होता है, अपने आप को फ्री करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही मुगल जब कमजोर हुए, ठीक है, मुगल जब कमजोर हुए तो कई तरह के राज्य आपको बनना शुरू हुआ। एक हुआ उत्तराधिकारी राज्य, जरा इसको समझिएगा, फिर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य, ये उत्तराधिकारी राज्य वे राज्य थे जो अधिकारी जो थे मुगलों का अधीन काम करते थे, लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हुआ तो इन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए। जैसे कि बात करें, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने राज्य बना लिया, हैदराबाद में किनकलीज खान को भेजा गया था लेकिन उन्होंने अपना राज्य बना लिया, अवध में शहादत खान ने अपना क्या किया, राज्य बना लिया। ठीक है, तो ये मुगलों के ही मतलब उत्तराधिकारी थे, इन्होंने अपना राज्य बनाया। ये मुगलों का कभी विरोध नहीं करते थे, ठीक है, उन्हीं के अधीन काम करते थे, लेकिन कहते तो मुगलों का अधीन काम करे, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में क्या थे, स्वतंत्र हुआ करते थे। मुगलों ने भी विशेष विद्रोह नहीं दर्शाया, बोला था ठीक है शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला राज्य जो बना उसको क्या बोलते, उत्तराधिकारी राज्य। दूसरा राज्य जो बना जो बोलते थे विद्रोही राज्य। माइक बंद कीजिए, क्लास को सीरियस लीजिए। ठीक है, विद्रोही राज्य की बात करेंगे, दूसरा राज्य कौन सा बना, तो दूसरा राज्य कौन सा बना, विद्रोही राज्य बना। ठीक है, विद्रोही राज्य में वो कौन से राज्य बने, जो मुगलों के द्वारा सताए गए थे। मुगल ने किसको सताया था, तो सिख साम्राज्य को सताया था, सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी। ठीक है, और किसको सताया था, मराठों का इन्होंने सताया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो जाटों के साथ भी इनका संघर्ष था। ठीक है, तो जाटों ने, सिखों ने और मराठों ने जो राज्य अपना बनाया मुगलों के कमजोर होने के बाद, वो कौन सा राज कहलाया, तो इनको विद्रोही राज कहा गया। वो हमेशा मुगलों का मतलब विरोध करते रहे। ठीक है, अब तीसरा जो था ना, तीसरा राज्य जो बना उनको बोला जाता है क्षेत्राधिकार से बाहर का राज्य, मतलब उनको मुगल से कभी भी कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन आफ्टर मुगल जब कमजोर हो गया तो इन्होंने मतलब क्या किया, अपने राज्य का मतलब क्या किया, विकास किया। ठीक है, इसमें कौन राज्य आया, तो इसमें आपको ध्यान में रखना वैसे राज्य है जो कि मुगलों के पैटर्न से हमेशा क्या थे, बाहर थे। जैसे आप चलोगे दक्षिण भारत में, आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, कर्नाटक में मैसूर राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो मुगलों से इनका कभी भी कोई लेना देना नहीं, कहीं आपने पढ़ा मुगल और मैसूर के बीच में कोई संघर्ष नहीं था, कुछ नहीं था। असम के क्षेत्र में जाकर अहोम राजवंश का उदय, हालांकि मुगलों से उनका संघर्ष हुआ था, लेकिन मुगलों के पैटर्न से बाहर के राज थे। तो ये मुगल जब जब पतन की ओर जब जाने लगते आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में, तो कुछ राज्य इस तरह के आपको देखने को मिले, उत्तराधिकारी, विद्रोही और क्षेत्राधिकार से बाहर के राज्य। ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दो तरह के स्वतंत्र प्रांतीय राज्य आपको मिलेंगे, एक कब मिलेंगे, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होगा तब, और दूसरा क्या होगा, मुगल भी कमजोर होंगे तब। जब भी शासक कमजोर होगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय और प्रांतीय राज्यों का उदय देखने को मिलेगा। कब कब दिखेगा क्षेत्रीय और प्रांतीय राज्यों का उदय, तो जब एक बार मुगल कमजोर होते तब भी आपको दिखेगा, और जब एक बार दिल्ली सल्तनत कमजोर होते तब भी दिखेगा। तो अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या मुगल के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या है घुसने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखिए। ये चीज मैंने जो आपको बताया है, उत्तराधिकारी, विद्रोही और क्षेत्राधिकार से बाहर के राज्य, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे हेल्प मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, प्रांतीय स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में, तो जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान के स्मृति में बनाया था। तो बिल्कुल ठीक है, जौना खान की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, ध्यान रखें, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, नाम था जौना खान। और जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर नगर जो था जौना खान के याद में बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था। तो तुगलक वंश के 3 शासक के नाम बारे में मैंने बताया था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यह नगर गोमती नगर के तट पर स्थित था। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक उर्स सर्क ने की थी। ठीक है, तो मलिक और सिर्क ने की थी। बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो था ना, मैंने क्या बोला, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, ख्वाजा जहां। ठीक है, ख्वाजा जहां को ही मतलब मलिक उर्स सर्क की उपाधि दी गई थी, और इसी ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी मतलब मशहूर उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। नसरुद्दीन महमूद आता है, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र क्या था,
महमूद था। क्या नाम था? महमूद था। अब महमूद के ऊपर क्या होता है, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। अब तैमूर लंग जो लूट के जो दिल्ली के जाता है तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी। तो आप क्या देखोगे, प्रांतीय राजवंश का उदय देखो। जब भी दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है तो प्रांतीय राजवंश का क्या होगा, उदय होगा। तो जैसे ही 1398 में फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन महमूद पे तैमूर का आक्रमण होता है, जौनपुर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और स्वतंत्र घोषित करने वाला कोई बाहर के लोग नहीं थे। अरे क्या होता था, शासक तो दिल्ली पे रहता था, सारे प्रांतों को चलाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती थी? प्रांतपति की होती थी, गवर्नर की जिम्मेदारी होती थी। और यही प्रांतपति जब देखते थे शासक जब कमजोर हुआ तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। यहां पर भी यही हुआ। 1394 में फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद अपने वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उर्स शक की उपाधि प्रदान किया। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हुए आक्रमण के कारण व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में, ठीक है, स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसकी मृत्यु 1399 में हो गई। ठीक है, जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखें, भारत का सिराज कहते थे क्योंकि जौनपुर जो था ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए समझते जाइएगा, इसे याद करना बहुत आसान है। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कश्मीर के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे पहले वहां पे बहुत सारा बनलोहार था, उत्पल था। तो पास्ट में आप चलोगे तो ध्यान में रखना। लेकिन मुख्यतः सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। सुहादेव, ये सही है। सुहादेव के शासनकाल में 1320 में मंगोलों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, ये भी ठीक है। कश्मीर का अकबर सुहादीन को कहा जाता तो गलत है। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे, किसे बोलते थे कश्मीर का अकबर? जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। भारत का तैमूर आक्रमण सिकंदर लोदी के शासनकाल में होता है, तो बिल्कुल 1398 में होता है सिकंदर लोदी के शासनकाल में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि उस समय नसरुद्दीन महमूद था शासक मुख्यतः, जिस समय यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद का शासन था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कश्मीर में तैमूर का आक्रमण सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1398 में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखें। सॉरी, कश्मीर, ये यहाँ पे कश्मीर होगा। ठीक है, कैसे लोग किताब छापा समझ में रखना। ठीक है, 1398 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, इसने तैमूर के आक्रमण को क्या किया, विफल कर दिया। जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, गायों की सुरक्षा की सख्ती। ठीक है, उसके बाद शबदाह एवं जजिया कर हटाने का भी आदेश दिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान। आबादी ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। क्या नाम था उसका? जैनुल आबादीन, जिनको कहते थे कश्मीर का अकबर। अब इसी ने बुलर झील में, ठीक है, जौना लंका नामक कृत्रिम द्वीप का भी निर्माण किया था। बुलर द्वीप आपको कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैना लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, किसने करवाया था? तो जैनुल आबादीन नहीं करवाया था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण भी लेकर आया था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर आया था? तो आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था। तो इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लेकर आया था, तो इसलिए कश्मीर का उसको अलाउद्दीन भी कहते हैं। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया, मतलब सबसे ज्यादा फैला। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का दिल्ली सल्तनत के लिए उत्कर्ष का समय भी माना जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का दिल्ली सल्तनत के लिए पतन का भी काल माना जाता है। मतलब क्या है, तो शेयर मार्केट में आप देखो देखिए ऊपर भाग रहा है। ठीक है, अब फिर ऊपर से क्या करेगा, नीचे की ओर भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न बना था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल। देखिए ये भाग रहा है, अब फिर मतलब क्या हो जाएगा, फिर नीचे की ओर चलाएगा। ठीक है, तो एक समय खूब एक्सपेंड किया, अब फिर मतलब पतन का भी काल जो होता है इन्हीं के शासनकाल से क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आप चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल इसलिए भी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे दक्षिण भारत में भी अपने आप को एक्सटेंड कर दिया। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो दक्षिण भारत का दो सरदार था, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का को इसने गुलाम बना लिया था। ठीक है, और बाद में हरियर और बुक्का को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि बाद में अपने विद्यारायण से मिलते हैं तो फिर उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने वहां पे क्या किया, तो इन्होंने क्या बोलते उसको यार,
संगम वंश का नींव रखा, जो कि पहला वंश था। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, कभी भी प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक जो था जिसके समय में सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड किया था और फिर पतन भी करने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ब्राह्मी शताब्दी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन अहमद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत से में मिला लिया था। ठीक है, क्या नाम था? तो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बख्तियार खिलजी की बात करें तो इल्तुतमिश से संबंधित था, उसका गुलाम माना जाता था। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? किसने की थी? क्या नाम था? बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? बोल रहा हूं उसका नाम। बहुत अच्छा नाम है, बख्तियार खिलजी की हत्या बताइए, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, इसने इसके बाद बंगाल में पुनः स्वतंत्र होगा। इसके बाद बलबन इसे पुनः दिल्ली सल्तनत में क्या किया था? मिलाया था। 1445 में आप देखोगे हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। इलियास शाह ने अपने शासनकाल में तिरहुत तथा ओडिशा को बंगाल में क्या किया था? मिला लिया था। ठीक है, और इलियास की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह दिल्ली का शासक बना। उसने बंगाल की राजधानी पंडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये पूछता तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, पंडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे, सिकंदर शाह ने। बख्तियार खिलजी का जो जिसने हत्या किया था उसका नाम क्या था? मुझे भूल रहा हूँ, ये पूछता है, इसको जरा आप लोग गूगल कर लीजिए, ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि इल्तुतमिश का उसे संरक्षण प्राप्त था, इसलिए बख्तियार खिलजी की हत्या कर देने के बाद भी वो बंगाल में स्वतंत्र राज, बाद में वो भी अपने आप को विद्रोह करके स्वतंत्र राज की स्थापना कर देता है। एक्चुअली में नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखोगे 1401 में क्या होता है? दिलावर खान ने मालवा में स्वतंत्र राज की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मालवा का राजधानी की बात करें धार, ये वही धार है जिसका फाउंडर की बात करेंगे राजा भोज था। ठीक है, और सरस्वती की नगरी मानी जाती है, काफी शिक्षा के लिए धार जो था काफी अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1401 में दिल्ली सल्तनत फिर से कमजोर होगा, तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करेगा? तो ध्यान में रखेंगे कौन करेगा? तो यहाँ पे दिलावर खान करता है। 1 मिनट, मेरे पे कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, रुकिएगा। तो मैं क्या बता रहा था आपको, दिलावर खान ने मालवा पे अधिकार करने के बाद धार को अपनी क्या क्या राजधानी बनाया। ठीक है, दिलावर खान का पुत्र करना। हाँ, बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान हाँ ने हाँ, कर दी। अली मर्दान ने की थी, वेरी गुड। ठीक है, तो अली मर्दान ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी का हत्या किया था। ठीक है, और वहां पे क्या किया था? बंगाल का प्रशासक जो भाग कर आया दिल्ली, दिल्ली भाग कर आया, तो उसको सपोर्ट किसको मिल गया? तो इसने सपोर्ट कर दिया, इल्तुतमिश ने सपोर्ट कर दिया, तो बंगाल का उसको फिर से प्रशासक बना देता। फिर अली मर्दान भी क्या करता? बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर देता, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता। ठीक है, ये इल्तुतमिश के समकालीन था दौलत दूल्हा। ठीक है, अली मर्दान का नाम ध्यान में रखिएगा। तो दिलावर खान ने मालवा पर अधिकार किया, ध्यान रखकर अपनी राजधानी धार को बनाया। 1405 में इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र था अलफ खान। अलफ खान ने उपाधि धारण की थी होशंग शाह, उपाधि धारण करके मालवा का सुल्तान बना। ठीक है, और इसने क्या किया? पिता ने के समय राजधानी तो धार थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी मालवा का कहा बना? मांडू राजधानी परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो होशंग शाह ने राजधानी को मांडू परिवर्तित कर दिया। और होशंग शाह ने ललितपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। वह सूफी संत शेख बहारुद्दीन जकारिया का शिष्य था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर 1435 में अलफ खान की मृत्यु के बाद गजनी खां मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा था। देख रहा अभी दिल्ली सल्तनत में जितने भी राज्य है, दिल्ली सल्तनत का शासक क्या अभी कच्चा है, तो सबके सब स्वतंत्र हो रहा है। फिर जब मुगल आएगा ना, तो मुगल जब मजबूत होगा तो सारे राज्यों को क्या करेगा? मिला लेगा, सबको यूनाइट कर देगा। ठीक है, और फिर मुगल जब स्वतंत्र हो, मुगल जब कमजोर होगा तो फिर सब क्या हो जाएंगे? तो फिर सब स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कई बार आपको देखने को मिलता है। अब मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? जफर खान। ठीक है, तो यहाँ पे मालवा में बात करेंगे, मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके मांडू को राजधानी किसने बनाया था? सॉरी, धार को राजधानी किसने बनाया था? तो दिलावर खान ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से एक बार मालवा जब स्वतंत्र होगा तो जफर खान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जफर खान सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके 1407 में गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसने मालवा के राजा हुसैन शाह की पराजित करके राजधानी धार पर क्या कर लिया था? अधिकार कर। यही हुसैन शाह जो था, जो कि किसका पुत्र था? तो दिलावर खान का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, इसको अलफ खान या फिर हुसैन शाह के नाम से जानते थे। ठीक है, तो उसको किसने पराजित किया था? तो उसको पराजित किया था किसने? तो ध्यान में रखेंगे, जफर खान के द्वारा। ठीक है, और 1411 में हुसैन शाह की मृत्यु होने पे
ततार खान का पुत्र अहमद शाह की पदवी ग्रहण करके सिंहासन पर बैठा। उसे गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता ततार खान को, ठीक है। अहमद शाह ने राजधानी पटना से अहमदनगर स्थानांतरित किया था, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बार अगर पूछा जाएगा, प्रथम बार गुजरात में हिंदुओं पे जजिया लगाया था तो किसने? अहमद शाह ने गुजरात में हिंदुओं पे जजिया लगाया था। हालांकि जजिया के बारे में को ध्यान रखें, सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो कि 712 ईस्वी के आसपास भारत का आक्रमण करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। अलाउद्दीन ने 1303 में मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बिल्कुल 1303 में, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पे आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह वहां का शासक था। कौन था? राणा रतन सिंह वहां का शासक था। वही राणा रतन सिंह जो कि पद्मावती के पति थे। तो पद्मावती जो चर्चा किया मल्लक मोहम्मद जायसी के द्वारा, तो उसमें वही मेवाड़ का चर्चा किया। 1303 में वहां पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, ठीक है। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। बिल्कुल हमीर देव की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या करता है? चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। ध्यान में रखेंगे, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और वहां पे क्या होता है, उसने मतलब क्या किया, चित्तौड़ को फिर से जीत लिया, चित्तौड़ को जीत लिया, मेवाड़ को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। राणा कुंभा ने, ठीक है, राणा कुंभा का नाम ध्यान में रखेगा, चित्तौड़ में कृति स्तंभ की स्थापना भी करते कौन? तो राणा कुंभा, ठीक है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट है, ठीक है। राणा कुंभा अपने प्रबल प्रतिद्वंदी मालवा के शासक दुसंग शाह को परास्त करके 1448 में कृति स्तंभ की स्थापना की थी। राणा कुंभा ने जयदेव गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक नाटक भी लिखा था। जयदेव कौन थे? जिन्होंने गीत गोविंद लिखी थी, ठीक है। कुंभलगंड की बात करें, भले चाइना के पास मतलब क्या होगा, बड़ा सा क्या बोलते वो, चाइना के पास सबसे बड़ा सड़क है ना, सबसे बड़ा, ठीक है। कुंभलगंड में भी आपको देखेगा तो पूरे सड़क जैसे चाइना का विशाल दीवार है, उसी तरह कुंभलगंड में भी आपको देखेगा, ठीक है। तो वहां पर भी क्या किया गया? नवीन किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, ठीक है। और 1473 में उनकी हत्या उनके पुत्र उदय के कर ने कर दी थी। मेवाड़ के शासक राजकमल की हत्या उसके पुत्र राणा संगा ने कर दी थी और मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ के शासक राजकमल की हत्या उसके पुत्र राणा संगा ने की थी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। अब बाद में चलेंगे खानवा के युद्ध, ठीक है। खानवा के युद्ध की बात करेंगे, राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था इस युद्ध को जीत जाता। उससे पहले एक और भी युद्ध हुई थी, खतौली का युद्ध, ठीक है। तो खतौली की युद्ध राणा संगा और किसके बीच में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था पराजित हुआ था खतौली के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद जहांगीर को मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो कहते हैं कि मुगल एक काम कभी भी नहीं कर पाया, कभी भी मेवाड़ को नहीं जीत पाया, ठीक है। अकबर भी नहीं कर पाया, बाबर ने भी बहुत एड़ी चोटी की दम लगाई थी, राणा संगा से नहीं जीत पाया, ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप से बहुत लेने की कोशिश किया था, वो नहीं कर पाया। लेकिन जहांगीर जो था, ठीक है, ये तो राजपूत राजकुमारी का ही पुत्र था ना ये, तो इसने जहांगीर ने मेवाड़ को जीता तो नहीं था, लेकिन संधि कर लेता है, ठीक है। क्या करता है? संधि करके मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवा लेता है, ठीक है। हालांकि जिस राजा ने संधि की थी उसने राजकाज छोड़कर अपने पुत्र को हवाले करके संन्यास ग्रहण कर लिया था। आगे प्रश्न आएगा ये, ठीक है। तो मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में संधि करके मिलाने वाला शासक जो था जहांगीर था, क्योंकि ये काम बाबर और अकबर भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्योंकि मेवाड़ वालों ने कभी भी किसी की अधीनता नहीं स्वीकार की, ठीक है। अब तो भुवनेश्वर में देखेंगे, ठीक है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने? अयाती केसरी ने किया था, आई थिंक। किसने किया था? हाँ, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक जो था, प्रमुख शासक की बात की, जिसने लिंगराज मंदिर का जो निर्माण किया, किस वंश का था? तो गंग वंश का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गंगवंशी शासक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गंगवंशी शासक की बात करेंगे तो अनंत वर्मन चोदगंग ने ओडिशा पर 70 वर्ष तक शासन किया। उसे पूरी जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का भी निर्माण करने का श्रेय इसी को जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है? चोदगंग बर्मन, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनका बर्मन डायनेस्टी से कोई रिलेट नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया था और भुवनेश्वर में लिंग मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में गणपति वंश का शासन आता है। प्रताप रुद्र ओडिशा का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर जो कि मतलब प्रभु जगन्नाथ जी से संबंधित है, बलराम जी से संबंधित है, उनकी बहन का नाम क्या है? सुभद्रा। तीनों का मतलब क्या होता है? जगन्नाथ यात्रा निकलता, जो भी हाल फिलहाल में भी आपने अभी देखा होगा, ठीक है। तो किनका किनका है? बलराम जी का है, आप देखोगे तो क्या नाम है इनका? श्री कृष्ण जी का है, साथ में उनकी बहन सुभद्रा का, तीनों का रथ यात्रा निकलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो गणपति वंश भी ओडिशा पे रूल करती थी। गंग वंश की बात करें, ओडिशा पे रूल करती थी। और गंग वंश की बात करें, जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण इन्होंने ही किया था, ठीक है।
अब हम आते हैं दक्षिण भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आप देखोगे तो कौन सा सुमिल, यादव वंश का बात करेंगे, फाउंडर की बात करेंगे तो यादव वंश का विल्लभ था। काकतिया की बात करेंगे तो काकतिया का चोल द्वितीय फिर रुद्र प्रथम कहते हैं। होयसल की बात करेंगे तो होयसल का राजधानी द्वार समुद्र हुआ करता था, इसका फाउंडर विष्णुवर्धन था, तो गलत हुआ। मदुरा के पांडे की बात करेंगे सुंदर पांडे, ठीक है, ध्यान रखें, मदुरा के पांडे की बात करेंगे तो सुंदर पांडे, ठीक है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। दक्षिण भारत की राजधानी आपके एग्जाम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो फाउंडर से ज्यादा महत्वपूर्ण राजधानी है। दक्षिण भारत का फाउंडर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, उसकी राजधानी पूछता है, तो जरा इसका राजधानी आप लोग ध्यान में रखें। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यादव वंश की राजधानी क्या बताएंगे, देवगिरी। काकतिया की बताएंगे बारलंग। होयसल की बताएंगे द्वार समुद्र। और पांडे की बताएंगे क्या, मदुरई, ठीक है। और द्वार समुद्र के जो होयसला जो थे उनके फाउंडर विष्णुवर्धन था। इसके बाद बीरबल्लाल द्वितीय का मतलब क्या था, तो शासक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न, वो भी जरा आप लोग ध्यान रखें। बहमनी, ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कमजोर होता है तो दो राजवंशों का उदय होता है, ठीक है। एक है आपका विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य के पैरेलल में ही, ठीक है, एक और भी राज्य बनेगा जिसका नाम क्या, बहमनी है। क्या नाम है इसका, बहमनी है, ठीक है। विजयनगर का 1333 में आपका होता है, 1333 था कि 36 था, 36 है, ठीक है। अब बहमानी का क्या हो जाएगा, 1347 में होगा, ठीक है। दोनों जो थे पड़ोसी थे, क्या थे, पड़ोसी थे। लेकिन दिक्कत क्या था, यहाँ का जो फाउंडर था, ठीक है, हसन गंगू बहमनी, बहमनी ही था नाम उसका, बहमन सा, ठीक है, वो जो था से मुसलमान था, ठीक है, ध्यान में, मुसलमान था, यहाँ के शासक मुसलमान थे, यहाँ के शासक बाकी हिंदू थे। अब दोनों में संघर्ष जो था हमेशा बना हुआ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल जफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, तो ये तो ठीक है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। बहमन शाह ने अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया, तो गलती है, इसने अपनी राजधानी को किसको बनाया था, ठीक है, तो अहमदनगर नहीं था, गुलबर्गा वगैरह बनाया होगा, ठीक है, गुलबर्गा, ठीक है, कहा था, गुलबर्गा का क्षेत्र को क्या किया था, इसने अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू 3 अगस्त 1347 को अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठा, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अपने प्रांतों को 4 क्षेत्र में विभाजित करता है। एक गुलबर्गा था, कर्नाटका का इलाका, दौलताबाद महाराष्ट्र का इलाका, बरार और मतलब बिदर में बांट दिया था। मतलब कर्नाटक महाराष्ट्र के आसपास मतलब क्या था, इनका प्रशासन था, ठीक है। 1358 में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो तजाउद्दीन फिरोज बहमनी शाह का सर्वाधिक, ठीक है, विद्वान शासक था। क्या नाम था, तजाउद्दीन फिरोज। फिरोज ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नमक की स्थापना की थी। फिरोजाबाद हरियाणा वाला नहीं है, भीमा नदी के तट पे अपने नाम से कौन सा शहर बना, फिरोजाबाद बनाया, ठीक है। सियाबुद्दीन फिरोज ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर मतलब कहा कर दिया, तो बीदर कर दिया, ठीक है। तो शुरू में इसकी राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी, फिर इसकी राजधानी कहाँ हो गई, बीदर हो गया, ठीक है। अब बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। और इसका फिर देख रहे हैं सेंटर फिर क्या है, कमजोर है। जब सेंटर कमजोर होगा तो 5 राज्यों में बढ़ जाएगा। इनकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गए। इनमें से कौन सा 5 स्वतंत्र राज्यों में शामिल नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो बरार था, गोलकुंडा था, ठीक है, बीजापुर हुआ करता था, ठीक है। गुलबर्गा जो था आपका नहीं था। कौन कौन था 5 राज्य, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये 5 राज्य लोग क्या करेंगे, अपना एक क्या बनेंगे, इतना पे यूनिटी बनाएंगे और सबके सब विजयनगर के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो विजयनगर के आगे चल के सब खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि बरार नहीं शामिल होता है, लेकिन 5 का एक संगठन बनता है। अब 5 राज्य में एक कम्युनिटी क्या थी, समानता क्या थी, सबके शासक जो थे मुस्लिम थे। अब विजयनगर के शासक क्या थे, हिंदू हुआ करते थे। सबके सब विजयनगर के क्या होते, आगे चल के खिलाफ हो जाते, ठीक है। बरार की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे फतेहुल्ला इमाद शाह था, ठीक है। बीजापुर की बात है यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर के मलिक अहमद था, ध्यान में रखेंगे। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था। बिदर का बात करेंगे तो अमीर अली बिदर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अमीर अली नाम था इसका। तो ये 5 राज्य जो थे, जब यहाँ पे जब क्या नाम है इसका यार, ये जब टूटता जब है, बहमनी साम्राज्य जब टूटता है तो 5 राज्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर 5 राज्यों में क्या हो गया, स्वतंत्र हो गए, ठीक है। अब इसी क्रम में आप देखोगे, मतलब बहमनी साम्राज्य से पहले कुछ ही वर्ष पहले क्या होता है, दक्षिण भारत में एक और राज्य वंश का उदय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसका मतलब होता है जीत का शहर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले संगम आएगा, संगम के बाद सालूब आएगा, सालूब के बाद तुलुब आएगा, और तुलुब के बाद ध्यान में रखोगे तो क्या आता है, अरविडू आता है। हालांकि 1565 में आप देखोगे, 1565 में एक लड़ाई होता है
जिसको राक्षसी तंगरी का युद्ध कहते हैं, या फिर क्या बोला जाता है, और क्या क्या नाम है इसका, राक्षसी तंगरी है, तालीकोटा है, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा भी बता दूं, बैटल ऑफ क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रस्ट का युद्ध भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस युद्ध में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन अरबिडू वंश बाद तक भी शासन करती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1 मिनट। तो क्या था यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले संगम वंश 1336 से लेके 1485 तक फाउंडर की बात करेंगे, हरियर और बुक्का थे। उसके बाद के सालुब की बात करें 1485 से 1505 तक। तुलुब की बात करेंगे तो तुलुब के जो थे, ध्यान रखें, विजयनगर साम्राज्य का बहुत महानतम काल माना जाता है, ठीक है। इसी में कौन थे, तुलुब में कौन थे महान राजा, तुलुब में विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल कृष्णदेवराय की बात करेंगे, तुलुब में थे। तुलुब के बाद कौन आएंगे, तो तुलुब के बाद आमसो कौन आएंगे, अरबिडू आएंगे, ठीक है। अरबिडू के बाद विजयनगर, तुलुब के बाद ही एक तरह से देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का पतन मान लिया जाता है, क्योंकि तुलुब में ही क्या होगा, तुलुब के बाद 1570 तक रहा था ना, उसी में आपको देखेगा तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगरी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य बाद में फिर तो बनता है, लेकिन एक तरह से पतन मान लिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। 1 मिनट चार्जर लगा देता हूं। इसको जरा आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1 मिनट। हाँ, अब हम लोग चलेंगे विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसकी राजधानी विजयनगर थी, तो इसकी राजधानी विजयनगर नहीं थी, इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। विजयनगर तो राज्य का नाम था, राजधानी जो थी हम्पी थी, ध्यान रखेंगे। हम्पी जो थी किस नदी के तट पे था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पे था। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पे आपको हम्पी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और हरियर बुक्का का पिताजी का नाम संगम था, तो संगम के नाम पे ही इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे यहाँ पे जो वंश बनाया, और संगम था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का सा, ठीक है। और संगम राजवंश के प्रमुख शासकों का सही क्रम कौन था, तो सबसे पहले हरियर बनते हैं, सॉरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएगा, हरियर है, फिर विरूपाक्ष प्रथम है, फिर देवराज द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका संगम राजवंश के प्रमुख शासकों का क्या है, क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले हरियर बनेंगे, हरियर के बाद उनका भाई, ठीक है, बुक्का बनेंगे, बुक्का के बाद कौन बनेंगे, फिर हरियर द्वितीय बनेंगे, फिर बुक्का द्वितीय बनेंगे। बहुत सुंदर, पहले हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, ठीक है, फिर देवराज द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो शासक जो बनते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन बनते हैं, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं मदुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की बात करेंगे, तो गंगा देवी ने की थी, ठीक है। क्या की थी, गंगा देवी ने की थी मदुरा विजय, ठीक है। तो मदुरा विजय की बात करेंगे, नामक ग्रंथ की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया था। गंगा देवी के पति कुमार कंपन ने मदुरा को विजिट किया था, मतलब मदुरा को उन्होंने जीता था, तो उन्हीं के स्वागत में मदुरा विजय की रचना जो थी की थी, ठीक है। हरियर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक थे। हरियर प्रथम की बात करेंगे, हरियर और बुक्का 2 भाई थे, हरियर बड़ा भाई था तो उसको पहला फाउंडर माना जाता है, उसके बाद छोटा भाई जो था बुक्का वो शासक बनते हैं। और इसने अपनी राजधानी की बात करेंगे, विजयनगर को बनाया था नहीं, हरियर के समय राजधानी की बात हम्पी हुआ करता था, ठीक है। उसने होयसल, कदम और मदुरा पर विजय प्राप्त की थी। हरियर प्रथम की मृत्यु की बात करेंगे 1356 में हो गया था। अब देखेंगे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो बुक्का के द्वारा, या फिर देवराय के द्वारा, या फिर देवराय द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो ये बुक्का प्रथम के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर दक्षिण भारत से अगर प्रश्न अगर पूछेगा ना, तो विजयनगर साम्राज्य से ही प्रश्न होगा, ये बात हमको बता दे। चोल चेल पांडे से बीपीएससी रेयर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो विजयनगर साम्राज्य से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। वो भी विजयनगर साम्राज्य से कृष्णदेवराय से पूछ दे, या फिर पूछे हरियर बुक्का से रिलेटेड प्रश्न पूछे, शुरुआती दौर में ही पूछ देता है, ठीक है। या फिर क्या पूछेगा, किसके शासनकाल में कौन यात्री जो आया था ना, वो प्रश्न आता तो वो भी आ सकता है, यात्री किसके शासनकाल में कौन आया था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है सो मतलब नहीं आते प्रश्न, ठीक है। बुक्का प्रथम हरियर प्रथम का क्या था, उत्तराधिकारी था, क्योंकि हरियर पहला शासक बना था, ठीक है। कृष्णा नदी को विजयनगर साम्राज्य की सीमा माना गया था, किसे, कृष्णा नदी को विजयनगर साम्राज्य की सीमा माना गया था। 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। कब, 1374 तारीख की इंपोर्टेंट है, तो ये तारीख नहीं भी याद रखो, लेकिन ध्यान रखो विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था, तो क्या बताएंगे, किसने भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
हमको तो ये समझ में नहीं आया, 1374 में बुक्का प्रथम, ये तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 71 में इसकी मृत्यु कैसे हो गई? इसकी मृत्यु 71 में नहीं हुई थी, 1374 में। हाँ, हरियर वन 1374 में। 1356 तक था ना, हरियर वन 1356 तक था, उसके बाद ये आया था। हाँ, लेकिन इसका 1371 में मृत्यु, 1374 ये तारीख ठीक है, ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। 3 समुद्रों के अधिपति की उपाधि बुक्का प्रथम ने क्या की थी? धारण की थी, ठीक है। अब आते देवराय प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसके शासनकाल में बहमनी का सुल्तान फिरोज शाह ने आक्रमण किया। फिरोज शाह ने अपनी, ठीक है ध्यान में, अपनी पुत्री के विवाह देवराय प्रथम से किया था, यही गलत लिया है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सही है। देवराय प्रथम ने राज्य की सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी, अपने शहर तक पहुंचा दिया था। इसके शासनकाल में इतरी का याते निकोली कुंटी भारत आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बहमनी सुल्तान ने फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को हराया था, तो देवराय ने क्या किया था? देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री के साथ ही फिरोज शाह से करवा दी थी, ठीक है, यहाँ पे फिरोज शाह नहीं होगा, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री के साथ शादी किससे करवा दी थी? तो फिरोज शाह से करवा दी थी, ठीक है। फिरोज बहमन शाह का पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री के विवाह फिरोज शाह से करवा दी थी। 1422 में देवराय प्रथम की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल में आप देखोगे प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो श्रीनाथ को संरक्षण प्राप्त था, किसका? श्रीनाथ, जो प्रथम प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, उनको क्या था? संरक्षण प्राप्त था। और उनके समय में विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का प्रमुख केंद्र बन गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते संगम वंश। तो संगम वंश के किस शासन के काल में गोवा, कोंकण एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग जो थे अलग हो गए थे? उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर से गोवा, कोंकण एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग अलग हो गए थे। ऐसी स्थिति में जब विजयनगर टूटने की स्थिति में आ गया, तब चंद्रगिरी के गवर्नर के पद पर नियुक्त सालुम नरसिंह ने विजय राज्य की रक्षा की थी, ठीक है। सालुम नरसिंह की बात करेंगे तो सालू वंश का क्या था? फाउंडर था, ठीक है। पुर्तगाली यात्री नूनिज इनके शासनकाल में आया था, विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। पुर्तगाली यात्री नूनिज इसके शासनकाल में आया था, नूनिज किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय पढ़ते हैं जितना खाना वगैरह। नूनिज तो अच्युत राय क्या कहते हैं? अच्युत देव राय होगा नूनिज, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये अच्युत देव राय हो रहा था, वही मुझे लगा गलती है, ठीक है। अच्युत देव राय के शासनकाल में नूनिज है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें 1485 में देखोगे विरूपाक्ष की हत्या उसके पुत्र ने कर, इसके बाद राज्य में अराजकता हो गया, ठीक है। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर सालुम नरसिंह ने क्या किया? तो राजगद्दी को क्या कर लिया? संभाल लेता, लेकिन सालुम नरसिंह को भी जनता का विद्रोह झेलना पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालुब नरसिंह ने की थी, ठीक है। तो सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की, ठीक है। उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम ने उसे पराजित करके बंदी बना लिया। कालांतर में बंदी जीवन से मुक्त होने का सालुब ने कर्नाटक के तुलु प्रदेश को क्या किया था? जीत लिया था, ठीक है। अब आते हैं 1491 में उसकी मृत्यु हो गई। इमादी नरसिंह को नरसा ने किस किले में कैद किया था? इमादी नरसिंह को नरसा ने किस किले में कैद किया था? पेनुकोंडा का किला, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इमादी नरसिंह अल्पायु था, इसलिए उसके संरक्षक नरसा नायक ने उचित मौके पर संपूर्ण सत्ता पे क्या किया? अधिकार कर लिया। इसके बाद इमादी नरसिंह को नरसा ने पेनुकुंडा के किले में कैद कर लिया, ठीक है। अपने 12-13 वर्ष के शासनकाल में नरसा नायक ने रायचूर द्वार पे अनेक किलों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अतिरिक्त नरसा नायक बीजापुर, बीदर और मथुरा श्रीरंगपट्टनम के शासकों के विरुद्ध किए गए अभियानों में सफल रहा। नरसा नायक ने चोल, पांडे और चेल शासकों को भी पराजित किया था, ठीक है। ये चोल, पांडे, चेर की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण भारत में मध्यकालीन राज्य भी है। और प्राचीन काल में जिस समय संगम युग भी था, उस समय चोल, चेर और पांडे थे, ठीक है। चोल उनमें सबसे शक्तिशाली थे, हालांकि वहां पे संगम जो हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 संगम, उसको स्पॉन्सर पांडे शासकों ने किया था, ठीक है। उस समय चेर भी हुआ करता था, ठीक है। तो 3 राज्य थे वहां पे, लेकिन ये आपका कौन है? तो ये आपका मध्यकालीन भारत वाला है, ठीक है। इन्होंने विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तुलु वंश की स्थापना के संबंध में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो नरसा नायक का पुत्र जो था ना, वीर नरसिंह ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इतिहास में उसे, ठीक है, बला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वीर नरसिंह का जो शासनकाल जो था, सभी जगह का आंतरिक विद्रोह आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसने मतलब क्या किया था? मतलब जबरदस्ती मतलब राज्य पर अधिकार किया था। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह में बाह्य आक्रमणों से प्रभावित था। हालांकि आप आगे जाके जब इसका जो पुत्र आएगा, कि भाई था, क्या नाम था इसका? पुत्र ही था, ठीक है, क्या नाम था? कृष्णदेव राय जब आते आगे चल के, मतलब तुलुक के ही आते हैं,
1509 में मृत्यु हो जाती है, उसके कृष्णदेव राय जो शासक बनते थे, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तुलुक वंश की स्थापना के संबंध में विचार करना है तो वीर नरसिंह ने की थी, ठीक है। बला पहाड़ की संख्या दी गई थी, वो भी ठीक है। इनके राज्य में विद्रोह झेलना पड़ा था, ये भी ठीक है, ठीक है। 1509 में नरसिंह की मृत्यु हो गई। उसने अपने नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा उसके द्वारा किए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया। तो ये घोड़ा ये लोग खूब खरीदते थे, ठीक है। पुर्तगालियों से संधि कर रखा था, अरबों से संधि कर रहा था घोड़ा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा लड़ते रहते थे। या तो बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, फिर विजयनगर हाथियों का बहुत बड़े क्या थे, आयातक हुआ करते थे, ठीक है। को हटाकर एक उदार नीति को आरंभ किया था, ठीक है। तो विवाह का कर देना पड़ता था, उसको हटाकर उदार नीति का आरंभ किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका? तो नाम है इनका, ध्यान रखेंगे, वीर नरसिंह ने, ठीक है। हालांकि विवाह के कर को आगे चल के कृष्णदेव राय ने भी हटा दिया था, लेकिन उन्होंने भी विवाह कर को हटा दिया था, ठीक है। हालांकि दक्षिण भारत में जो विवाह होती थी, विवाह कर लिया जाता, लेकिन विधवा का अगर विवाह हो रहा तो उनपे किसी प्रकार का विवाह कर नहीं होता था, ठीक है। नुनि द्वारा वीर नरसिंह का वर्णन धार्मिक राजा के रूप में किया गया, जो पवित्र स्थानों पर दान दिया करता था। अब तुलु वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था पूरे दक्षिण में, आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेव राय, जो कि मतलब क्या था, छोटा भाई था, ठीक है। क्या था? छोटा भाई था। वीर नरसिंह के क्या थे? छोटा भाई था, ठीक है, ध्यान रखिए। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य मुख्य था बेटा के जगह पे भाई को, ठीक है, जो शासक बनाने की परंपरा जो थी वो थी, क्योंकि हरिहर बुक्का के समय से भी आपने देखा था, ठीक है। तो आप चलते हैं यहाँ पे कृष्णदेव राय जी के बारे में जान लेते। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह के छोटे भाई थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल विजयनगर के ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पे था। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके रायचूर दौर पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो प्यास कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा पे थे, ठीक है। कृष्णदेव राय का प्रथम सैनिक अभियान में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध था। तो ये तो सही है, ठीक है। पांचवा गलत लिया है, तो शासक का नाम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या था, ठीक है। पांचवा वाला जो है सो गलत है, इसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलुक से। तो ये तो कई बार पूछा गया। इन्होंने 2 किताबों की रचना की थी। एक था इनका प्रशासन की पुस्तक थी, जो कि तेलुगु में थी, जिसका नाम था अमुक्ता मालदय, ठीक है। एक किताब का नाम था जो कि संस्कृत में था, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, पे नहीं दिया हुआ है, इसका नाम था जम्बावती कल्याणम। क्या नाम था? ठीक है, तो जम्बावती कल्याणम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है क्या पता, लेकिन दक्षिण भारत में कल्याणम करने का मतलब विवाह से संबंधित होता है, ठीक है। कृष्णदेव राय एक महान प्रशासक होने के साथ साथ महान विद्वान एवं विद्वानों का उदार संरक्षक था, जिसके कारण वह अभिनव भोज या फिर आंध्र भोज के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनको अभिनव भोज भी कहते हैं या फिर आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका जो शासनकाल जो था कन्नड़ भाषा के लिए क्लासिकल एज कहा जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ द कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। कुमार व्यास का कन्नड़ भारत कृष्णदेव राय को समर्पित है, ठीक है। कुमार व्यास, उनके दरबार में 8 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8 तेलुगु साहित्य के सबसे कवि रहते थे, जिनको क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज कहते थे। क्या बोलते थे उनको? अष्ट दिग्गज। देखिए अष्ट दिग्गज अगर आएगा तो ध्यान में रखना कृष्णदेव राय, अगर अष्ट अगर प्रधान रहेगा तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, तो मराठा साम्राज्य से आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अष्ट प्रधान, हाँ, अष्ट प्रधान अगर पूछा जाएगा तो मराठा साम्राज्य आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे अष्ट दिग्गज अगर कभी पूछा जाए इसको आपको क्या ध्यान में रखेंगे? तो कृष्णदेव राय, ठीक है, ध्यान रखें कृष्णदेव राय काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अष्ट दिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, अलछानी पेच्छन को तेलुगु कविता का पितामह भी माना जाता है, ठीक है, तो ये आपका ठीक है। अब आते हैं तेलुगु साहित्य के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो जम्बावती कल्याण तो अभी जस्ट मैंने बताया कौन हो जाएंगे, कृष्णदेव राय हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि भट्टमर्ती की बात नरस भपालियम, ठीक है। नंदी तिमतन का परिजंत हरण, ठीक है। और स्वराशिष संभव का अल्लासी पेरन भी ठीक है, ठीक है। बाकी बात करेंगे जम्बावती कल्याणम का क्या हो जाएंगे, तो श्री कृष्णदेव राय हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में नाटक जम्बावती कल्याण की रचना की थी, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय को काली लिखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं, काल को तेलुगु साहित्य का, ठीक है, तेलुगु साहित्य मका लिखा हुआ है। क्लासिकल युग का यही होता है जल्दी जल्दी में किताब छापने का, ठीक है।
पैसा कमाने के लिए, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को, ठीक है। तो इन्होंने तुझे के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। कृष्णदेव राय ने, ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी, जो कि अपने माँ के नाम पे किया था। किसके नाम पे? माँ के नाम पे। ध्यान में रखेंगे, एक शहर बसा था कृष्णदेव राय ने, जिसका नाम क्या था? नागलपुर। क्या नाम था शहर का नाम? तो शहर का नाम की बात करेंगे, नागलपुर जो था एक शहर बसाया था, ठीक है। और इन्होंने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये भी कई बार पूछा जाता है, हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। अब ध्यान रखोगे 1529 में क्या होता है? तो कृष्णदेव राय जी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में, ठीक है, महामंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अच्युत देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय के शासन काल में मंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उसने अपने शासनकाल में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल खान से रायचूर एवं मुदगल के किले को छीन लिया। सदाशिव के समय वास्तविक स्थिति राम राय के हाथों में थी, जो कि उनके मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। राम राय ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया। अब 1543 में राम राय ने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा व अहमदनगर से क्या की थी? संधि की थी। अब एक लड़ाई होता है, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम था राक्षसी तंगरी की लड़ाई, तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कि युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बने महासंघ का नेता कौन था? तो महासंघ का नेता जो था अली आदिल शाह की बात करेंगे। इस महासंघ का क्या था? नेता था। लड़ाई की बात करेंगे, लड़ाई होता है 25 जनवरी 1565 का। इस लड़ाई में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक फॉरगेटन एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य महान एम्पायर था, उसकी एक तरह से समाप्ति मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि 1565 में एक यात्री आया था जिसका नाम था सेबल। क्या नाम था इस यात्री का? नाम सेबल। सेबल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फॉरगेटन एम्पायर। क्या लिखी पुस्तक का नाम? फॉरगेटन एम्पायर। तो फॉरगेटन एम्पायर में उन्होंने, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी। अब विजयनगर साम्राज्य जो कि वर्षों से मतलब क्या था, महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता, जो कि मतलब कला संस्कृति सब दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसका नाश हो गया, ठीक है। ये वही राज्य थे जो बहमनी वंश जब मतलब टूटा था तो 5 राज्यों में विभक्त हो गया था। इसमें था अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था, एक जो था बरार था, ठीक है। हालांकि बरार क्या होगा? मतभेद था, ठीक है। बरार का मतभेद था, किसके साथ था? आई थिंक किसी के साथ था, गोलकुंड बीजापुर के साथ आई थिंक इनका मतभेद था, जिसकी वजह से बरार जो था युद्ध में तो आया लेकिन उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। ये प्रश्न पूछा जाएगा, राक्षसी तंगरी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ कौन नहीं था? तो बरार नहीं था, ठीक है। विजयनगर विरोधी महासंघ का नेता अली आदिल शाह को चुना गया, जो कि विजयनगर का नेतृत्व उनकर राम राय कर रहे थे, ठीक है। एज काफी होगी, 70 प्लस राम राय का एज था। युद्ध में लड़ते हुए मतलब वीर गति को प्राप्त होते हैं राम राय साहब, ठीक है। युद्ध में पूर्व विरोधी महासंघ का नेता आदिल शाह ने राम राय से रायचूर में मुदगल के किलों को वापस मांगा, ठीक है। राम राय द्वारा मांग ठुकराए जाने पर दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना एवं राम राय की सेना ने 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण की संयुक्त सेना ने राम राय के युद्ध में मार दिया, ठीक है। इस युद्ध में राम राय की हत्या हुसैन शाह ने किया था। किसने किया था? हुसैन शाह ने किया था। इस युद्ध के बनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, राक्षसी तंगरी, बनी हट्टी, तालीकोटा और साथ में बैटल ऑफ क्रस्ट, ठीक है। बैटल ऑफ क्रस्ट की बात करेंगे, सैबल ने बताया था इसको, ठीक है। क्रस्ट क्यों बोला था? क्योंकि क्रस्ट इसीलिए ने बैटल ने कहा था क्योंकि ये युद्ध जो था हिंदू वर्सेस मुसलमान था, ठीक है। और ऑलरेडी आप इतिहास में जाओगे, आप पढ़ोगे, यूरोपियन के कल्चर के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बैटल ऑफ क्रूसेड हुआ था, ठीक है। क्रूसेड से इसको जोड़ने का काम सेबल ने किया था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्रस्ट उसने दिया था। सेबल ने एक पुस्तक ली थी, विजयनगर फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है। उस पुस्तक को सेबल ने लिखा था, ठीक है। हालांकि आगे भी ये वंश चलती रही लेकिन उतना इफेक्टिव ढंग से इन्होंने शासन नहीं किया, क्योंकि जब ये नाश हो जाता है तो अरबेडू तो आता है, ठीक है। अरबेडू वंश के किस शासक ने स्पेन के फिलिप द्वितीय से सीधा पत्र व्यवहार किया और वहां से ईसाई पादरियों का आमंत्रित किया? तो बेकंट द्वितीय ने। किसने? बेकंट द्वितीय ने। अरबेडू वंश की स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। अब ये विजयनगर से चलती थी, अब ये पेनुकोंडा चली जाती है, ठीक है। सदाशिव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ध्यान रखेंगे, बेकंट द्वितीय हुआ। बेकंट द्वितीय के शासनकाल में वाडियार में मैसूर राजवंश की स्थापना होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है वाडियार राजवंश। इसको कैसे कनेक्ट करोगे? क्योंकि इसी वाडियार राजवंश को सत्ता से हटाकर, ठीक है, हैदर अली क्या करता है? मैसूर के सत्ता पर अधिकार करता है। जब 1699 में जब टीपू जब मारा जाता है तो फिर से हमें वाडियार राजवंश को ही मतलब क्या कर देता है? ब्रिटिश के द्वारा फिर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में, बेकंट द्वितीय के शासन काल में ही वाडियार में मैसूर राजवंश की क्या होती है? वाडियार में मैसूर राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है।
अब आपको पढ़ना विजयनगर साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। विजयनगर की शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय रायन कहा जाता था। इस साम्राज्य में राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा पालन में निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी। अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था। आई थिंक सारे ही सही लग रहा है, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है, तो सारे ही सही है, क्योंकि राजा के पद के बाद युवराज का पद होता था। युवराज राजा का बड़ा पुत्र, फिर राज परिवार का कोई भी योग्य पुरुष हो सकता था। विजयनगर में संयुक्त शासन की परंपरा थी, हालांकि राजतंत्र राजा की बात शासन की राजतंत्रात्मक था, ध्यान में रखेंगे। मंत्री परिषद के चयन अनुवंशिकता की परंपरा का पालन होता था। मंत्री परिषद में मुख्य अधिकारियों को प्रधानी या फिर महाप्रधानी कहा जाता था। अब मंत्री परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? 20 सदस्य होते थे, ठीक है, ध्यान में रखना। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय को किसमें विभाजित किया गया था? तो प्रांत जो था वो मंडल में विभाजित था। मंडल वलनाडु में विभाजित होता था, फिर नाडु आता था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रांतीय को किसमें विभाजित किया जाता था? मंडल था, ठीक है। तो ध्यान रखें विजयनगर साम्राज्य प्रांतों को मंडल में विभाजित किया जाता था। मंडल को ध्यान में रखेंगे। बलनाडु, बलनाडु जो था जिला के बराबर था, ठीक है। तो बलनाडु का आप कोट्टम कह लीजिए, जिला कह लीजिए, बलनाडु कह लीजिए, सब ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मंडल कोट्टम का विभाजन नाडु में किया गया था। फिर मतलब क्या आएगा? तो ध्यान रखेंगे नाडु में इसका विभाजन होता था। इसकी स्थिति आज की तालुका या फिर परगना जैसी थी, ठीक है। नाडु को क्या बोलते थे? तो मतलब नाडु जो था जस्ट लाइक एक ब्लॉक था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ब्लॉक के बाद क्या आएगा? पंचायत आएगा। तो नाडु को मेला ग्राम में विभाजित किया गया था, एक तरह का पंचायत हो गया। पंचायत में क्या होता है? बहुत सारे गांव होते हैं। एक मेला ग्राम में आप देखोगे तो 50 गांव होते थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्रांत, ठीक है। प्रांत को किसमें विभाजित कर दिए? तो बलनाडु में, ठीक है। मलनाडु को किसमें विभाजित कर दिए? तो नाडु में, ठीक है। नाडु को किसमें विभाजित कर दिए? तो मेला ग्राम में, ठीक है। मेला ग्राम को किसमें विभाजित कर दिए? तो ग्राम में विभाजित कर दिया। सबसे ऊपर क्या होगा? तो सबसे ऊपर एम्पायर हो जाएगा। क्या होगा? एम्पायर, ठीक है। सबसे ऊपर क्या? एम्पायर है। तो इस तरीके से मतलब इनका प्रशासन चलता था, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? इसी सामूहिक आयंगर कहा जाता था। क्या बोलते था? तो विजयनगर साम्राज्य में संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु ये 12 जो ध्यान में रखेंगे, 12 प्रशासकीय अधिकारियों की जो नियुक्ति जो की गई थी, इसे क्या बोलते थे? सामूहिक रूप से आयंगर बोलते थे। विजयनगर साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित इकाइयों को शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अधिकारी जो अवैतनिक होते थे, मतलब समझ रहे हैं, तो इनको सैलरी नहीं मिलता था। तो अगर दिल्ली सल्तनत से आपको बोलेगा कंपेयर करने के लिए, किससे कंपेयर करोगे? तो इक्तादार से। किससे करोगे आप? इक्तादार से। इक्तादार को क्या था? उनको भी सैलरी नहीं था। इनकी सेवाओं के बदले उनको क्या मिलता था? लगान मुक्त भूमि उनको दिया जाता था। तो आयंगर को भी क्या होता था? लगान मुक्त भूमि दिया जाता था, लेकिन बदले में क्या करोगे? राजा को सेवा देना पड़ेगा। राजा को किस प्रकार की सेवा दोगे? तो सैन्य सेवा देना पड़ता था। कौन सा सेवा देना पड़ता था? तो सैन्य सेवा इनको देना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में ऊर को अनेक वार्डों में विभाजित किया गया था। इस समय ऊर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता था? देखिए, गांव की भूमि को दान देना, ग्रामीणों की तरफ से सामूहिक निर्णय लेना, ग्राम की सार्वजनिक भूमि को बेच देना, यदि कोई भूस्वामी लगान देने से असमर्थ होता है तो उसके लगान को चुकता करना, तो ये कार्य नहीं था। यदि कोई भूस्वामी लंबे समय तक लगान नहीं देता तो ग्राम सभा उसकी भूमि जब्त कर लेती। तो ऊर जो था एक प्रकार का प्रांतीय क्या बोलते हैं यार, ग्रामीण प्रशासन का कार्य करता था। ग्राम सभा के कुछ न्यायिक अधिकार भी होते थे। अभी भी ग्राम सभा के पास न्यायिक अधिकार है। नाडु ग्राम की बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में प्रचलित थी। नाडु के सभा को नाडु एवं सदस्यों को नैतिवार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय इकाइयों का ह्रास हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, एक प्रकार का क्या था? एक स्थानीय इकाई था। इस समय गांव के चौकीदार को क्या बोलते? तलेरी कहते थे, ठीक है। ग्रामीणों को भूदान के रूप में प्राप्त ग्रामों को क्या बोले? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव क्या था? तो ग्रामीणों को जो ब्राह्मणों को जो भूमि जो दी जाती थी उनको ब्रह्मदेव कहते थे, ठीक है। तथा इनकी सभा को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ठीक है। गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा उर कहलाती थी, ठीक है। तो जो ब्रह्मदेव से नहीं संबंधित था उनको क्या कहते? उर कहते थे। उर जो थी सर्वसाधारणों की क्या थी? सभा थी। अब यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट कहते थे। क्या कहते थे उनको? तो शिष्ट जो था सबसे प्रमुख कर था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत शिष्ट नामक भूमि कर था। भूमि कर में राज्य का उपज का कितना था? मात्र 1/6 लिया गया था, जो कि बहुत कम था, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि की उर्वरता के अनुसार भूमि कर 1/3 से लेके 1/6 के
बीच में होता था, ठीक है। भूमि कर की अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी। भूमि कर अलग अलग राज्यों में क्या होता था, अलग अलग होती थी, जैसे उपज के हिसाब से लगाया जाता था। अन्य राज्य का आय का एक प्रमुख स्रोत सिंचाई कर था, जिसे तमिल प्रदेश में दास बंदा एवं आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कद्दू कोदेज कहते थे, ठीक है। क्या था कद्दू कोदेज या फिर दास बंदा, एक प्रकार का सिंचाई कर था, ठीक है। ब्राह्मणों के अधिकार वाली भूमि से कर के रूप में उपज का 20वां भाग वसूला जाता था, मतलब बहुत कम था, मात्र 20वां भाग, ठीक है, मतलब 5% हो गया। अब मंदिरों को भूमि को कर के रूप में उपज का मात्र 30वां भाग, ब्राह्मण से 20वां भाग वसूलते थे, ठीक है। मंदिर से जो संबंधित जो भूमि था वहां पे मात्र 30वां भाग लिया जाता था। राजस्व नगद एवं वस्तु दोनों में लिया जाता है, नगद दे दो या फिर वस्तु में दे दो, दोनों में राजस्व वसूलते थे विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहते थे, ठीक है, तो कुदी कहते थे। कुदी एक प्रकार का समझिए कि एक गुलाम टाइप का हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स भूमि है, ठीक है, एक्स भूमि, इस पे ए और बी नाम का दो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। एक्स भूमि का मालिक की बात करेंगे, जेड है। जेड ने क्या किया, इस भूमि को पी के साथ बेच दिया। तो भूमि को बेचाना तो ए बी जो यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर थे, तो वो भी मतलब क्या होगा, पी के संरक्षण में आ जाते थे, ठीक है। तो ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं, तो ऐसे भूमि को कुदी कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। वैसे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय में हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उम्बली ग्रामीण में विशेष सेवाओं का बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि भू धारण पद्धति थी। इस प्रकार व्यापार मुख्यतः चेट्टियों के हाथे में था, ठीक है। तो व्यापार कौन करते थे विजयनगर साम्राज्य में, तो व्यापार जो थे चेट्टी कहते थे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके नाम से था, तो 12 नामक एक सिक्का जो था वो स्वर्ण का सिक्का था, ठीक है। 12 जो था सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का का नाम क्या था, बराह था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहते थे। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फनम कहा जाता था। तो प्रताप और फनम भी सोने का सिक्का था, लेकिन क्या होता था, छोटा होता था। जबकि बराह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सिक्का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहते थे। स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का होता था। विजयनगर सम्राट के संस्थापक हरिहर के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित होती थी। तुलु वंश के सिक्कों पर गरुड़, उमा, अहेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियां एवं सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियां अंकित होती थी। तो ये याद नहीं भी रखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, बस सिक्का ध्यान में रखना। बराह जो था विजयनगर प्रसिद्ध का सबसे बड़ा स्वर्ण का सिक्का था। तार की बात करेंगे चांदी के छोटे सिक्कों के कहते थे। फनम और प्रताप की बात करेंगे ये सोना के छोटे सिक्के थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तो इसको जरा आप लोग मार्क कर लीजिए, 24 नंबर याद रखिएगा। कल के क्लास में यहीं से क्लासेस होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो 2 क्लासों में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। अभी तक हम लोग आधा, कल हम लोग को और भी पढ़ना है, तो कल हम लोग यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो